नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय, एग्रीकल्चर लेक्चरर, जीनियस मॉडल स्कूल सूरतगढ़ से। आज अपने पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है मृदा उर्वरता में उत्पादकता। अब मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता है, ठीक है। उत्पादकता यानी मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्रति हेक्टेयर की उपज, एक हेक्टेयर में कितनी फसल होगी, ठीक है। और मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? मृदा उर्वरता यानी कि पादपों को अनुकूल परिस्थितियों में उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, उचित मात्रा में पोषक तत्व, ठीक है, उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। अब इसमें अलग अलग है, यानी मृदा उर्वरता का तो अर्थ होता है पादपों को उचित मात्रा में उनका सही संतुलन बनाए रखने के लिए जो पोषक तत्व देने की क्षमता है मृदा में, वही मृदा उर्वरता कहलाती है। और इसी से ही उत्पादकता बनती है, यानी एक हेक्टेयर उपजाऊ भूमि में, एक हेक्टेयर में कितनी उत्पादकता हो, फसल का उत्पादन कितना हो, ठीक है। अब इनमें क्या है कि हमेशा ही एक उर्वरक मृदा उत्पादक होनी चाहिए, यह बात सही है भी। उर्वरक मृदा है वो क्या है? उत्पादक होनी चाहिए। परंतु कई बार कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है, जलवायु के कारण, ओलावृष्टि के कारण, ठीक है, या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है कि फसल नष्ट हो जाने के कारण जो उर्वरक भूमि है वो उत्पादक नहीं कहलाती, ठीक है। मृदा उर्वरता को जो प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें नंबर 1 आता है पैतृक पदार्थ, नंबर 2 आता है स्थलाकृति, भूमि की जो आकृति होती है स्थलाकृति, भौतिक अवस्था या फिर मृदा आयु, मृदा अपरदन, और मृदा की गहराई। ये जो कुछ फैक्टर हैं यानी कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य कौन से हैं? मृदा अपरदन, यानी कि अतिवृष्टि के कारण जब मृदा का जल के साथ कटाव होता है, यानी जो पोषक तत्व है वो जल के साथ बहकर बाहर चले जाते हैं, जिसे मृदा उर्वरता मृदा अपरदन कहते हैं। और इसमें मृदा गहराई यानी अधिक गहराई, इसके अलावा स्थलाकृति और पैतृक पदार्थ और मृदा आयु, यानी जिस मृदा की आयु, जो वह मृदा जिसमें लंबे समय से फसलोत्पादन लिया जा रहा है, लंबे समय से फसलोत्पादन लिया जा रहा है, उसके अंदर क्या है कि एक लगातार फसलें बोना, यानी जिसे अविराम फसलोत्पादन, यानी लगातार फसलें बोना, एक ही, जैसे गेहूं के बाद कपास है, कपास के बाद गेहूं है, तो ये वो फसलें क्या है जो जिन फसलों के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका लगातार दोहन होने से उस मृदा की आयु है वो लंबी होती है। उस मृदा की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे क्या है घटती चली जाती है। और मृदा प्रोफाइल यानी मृदा प्रोफाइल जो गहराई है, यानी कि कुछ जो फसलें होती है उनकी जड़ें अधिक गहराई में नहीं जाती, अधिक गहराई में नहीं जाने के कारण क्या है कि जो मृदा की ऊपरी परत, उर्वरक परत है, वो क्या है उसका धीरे धीरे वास होने लगता है और वह अनउपजाऊ भूमि होने लगती है। ये एक मृदा उर्वरता का मुख्य कारण है। इसके अलावा दो जो पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति, ये दो मेन टॉपिक है। इसमें ये दो मेन बातें हैं, यानी पैतृक पदार्थ की अपनी बात करते हैं। पैतृक पदार्थ जिसमें क्या है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और बालू, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और बालू,
इनसे जो मृदा का निर्माण होता है यानी बलुई मृदा। किस मृदा का निर्माण हुआ? बलुई मृदा। तो यह मृदा क्या है, इनके स्पोर बड़े होते हैं और जल धारण क्षमता भी बहुत कम होने के कारण ये मृदा क्या होती है, अनुपजाऊ होती है। ठीक है। और इसी में अपने देखते हैं जैसे दूसरी है इसमें, जैसे क्षारीय और अवसादी चट्टान। कौन सी? क्षारीय प्लस अवसादी चट्टान। इनमें क्या है, क्षार की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा इन क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से किस मृदाओं का निर्माण होता है? भारी मृदाओं का निर्माण होता है, भारी मृदाओं का निर्माण होता है। और ये मृदाएं क्या होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि इनमें क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बड़ी बड़ी बात ये है कि जैसे पैतृक पदार्थ यानी भूमि के जो पहले जैसे क्षारीय और अवसादी चट्टानें, जिनसे कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? भारी मृदाओं का निर्माण। अब ये भारी मृदाएं जो इनके पैतृक पदार्थ कौन से हो गए? क्षारीय और अवसादी चट्टानें, ये क्या थी? उपजाऊ चट्टानें, उर्वरक। इनसे बनने वाली जो मृदा है वो क्या होगी? उपजाऊ मृदा। समझ में आई बात? इसी प्रकार अपने देखते हैं कि स्थलाकृति की बात करते हैं। स्थलाकृति, इसमें आता है स्थलाकृति। जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं हैं वो अपक्षालन से क्या होता है कि धीरे धीरे उनके जो पोषक तत्व है वो एक समतल स्थान पर चले जाते हैं, पानी के साथ बहकर समतल स्थान पर चले जाते हैं, जिससे अपने ये मानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र यानी ऊंचाई वाली भूमि और समतल भूमि है, ठीक है, वो तो उपजाऊ है, और ऊंचाई पे जो भूमि है स्थलाकृति यानी ऊंची पहाड़ी क्षेत्र की भूमि है, तो वो क्या है? कम उपजाऊ होती है। कारण क्या होता है इसका? बरसात के समय या अत्यधिक वर्षा के समय उसमें क्या होता है कि जल के साथ जो पोषक तत्व है वो बहकर निचले समतल स्थान पे आ जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो ऊंचाई वाली भूमि है यानी पहाड़ी क्षेत्रों वाली भूमि और समतल भूमि में फर्क होता है। ठीक है, समझ में आई बात? जो समतल भूमि है वो तो उपजाऊ अधिक उपजाऊ होगी, और पहाड़ी क्षेत्र वाले ऊंचाई वाली भूमि है वो कम उपजाऊ भूमि होगी। ठीक है, ये भी इसका एक मृदा उर्वरता का मुख्य कारक होता है। इसके अलावा आपने मृदा प्रोफाइल के बारे में देखा, मृदा प्रदन, मृदा जो उसकी स्थिति है आकृति के अनुसार। ठीक है, तो ये है मृदा उर्वरता का जो टॉपिक अपने कंप्लीट हुआ है। अगर नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में। कौन से? मृदा उत्पादकता के बारे में। अब मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता का जो अंतर है वो तो आप समझ गए होंगे कि मृदा उर्वरता का अर्थ होता है पोषक तत्वों से, यानी मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो पौधों को देने की क्षमता, वो है मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता क्या है? इसे हम प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर में फसल का कितना उत्पादन हुआ, एक हेक्टेयर। समझ में आई बात? ठीक है, तो मृदा उर्वरता के जो मुख्य कारण है यानी इसको प्रभावित करने वाले, मृदा निर्माण में जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसमें मेन दो ही है, पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति। इसके अलावा इसमें मृदायु आपने पढ़ा, क्योंकि लंबे समय जो अपने भूमि है उसमें दोहन हो रहा है, लगातार फसलें बो रहे हैं, इनमें खाद वगैरह नहीं डाले, तो धीरे धीरे क्या है उसकी उपजाऊ क्षमता है वो घटने लगती है। इसके अलावा मृदा प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, मृदा प्रोफाइल गहराई यानी मृदा की गहराई, जैसे फसलों की जड़ें होती हैं वो क्या है कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। समझ में आएगा? तो ऊपरी परत में जितने भी पोषक तत्व है उनका क्या है अवशोषण होने लगता है, और जो नीचे गहराई में पोषक तत्व है वो ज्यों के त्यों रहते हैं। इसको सही करना या उसमें मतलब वो बात की बात है, वो आगे इसमें आएगा टॉपिक में, तब आपको करवाएंगे। लेकिन जो अपने मुख्य बात तो यही जरूरी है कि मृदा उर्वरता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में
इसके अलावा भौतिक दशा या मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की बात होती है इसमें, जो मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व उनकी उपस्थिति कितनी है। जैसे कई बार कहीं ज़्यादा क्षारीय लवणीय भूमि हो तो वहाँ पोषक तत्व कम होंगे, ठीक है। जैसे एक उपजाऊ भूमि के अंदर 3-4 चीज़ों में, जैसे कवक, एक्टिनोमाइसीटी, सूक्ष्म जीवाणु यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता होनी चाहिए। शैवाल है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, राइजोबियम है, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। तो ये भूमि क्या है, उपजाऊ भूमि कहलाती है। यानी जैसे राइजोबियम या शैवाल है, ठीक है, इनसे ये चीज़ें क्या होती है, ये भूमि यानी वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, यानी भूमि में नाइट्रोजन का स्तर है वो बना रहता है। और एक्टिनोमाइसीटीज है जैसे कवक है, ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन के साथ साथ भूमि की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मृदा उर्वरता नेक्स्ट अपने मृदा उत्पादकता के बारे में बताएंगे और मृदा क्षरण, ठीक है, मृदा क्षरण और संरक्षण, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।